राहुल गांधी का देहरादून का जो छात्रों की गूंज आवाज़ प्रोग्राम था, उसको दबाने के लिए क्या क्या कोशिशें नहीं की गई। यहाँ तक कि एक सिंगर का फ्री शो रख दिया गया ताकि उसी वक्त में ये जेंजी वहाँ पहुँच जाए, लेकिन हो न सका। हुआ कुछ और। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, राहुल राहुल, ये वहीं से आवाज़ें हैं। ये आवाज़ें दरअसल एक बार आप सुनिए। ये आवाज़ें उस सिंगर जो बुलाई गई थी देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहाँ पहले राहुल गांधी के लिए आवाज़ें उठनी थी, उस सिंगर की आवाज़ पर भारी पड़ गई। हालांकि दोनों जो समारोह थे 1 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन आवाज़ वहाँ की बुलंद हुई जहाँ सरोकार की आवाज़ थी, जहाँ युवाओं के हक की आवाज़ थी, मनोरंजन की आवाज़ दब के रह गई। ये आज का युवा है भारत का, जो अब समझ रहा है, चीज़ों से जाग रहा है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यू से नहीं आए हैं, हम एज अ स्टूडेंट आए हैं। आई वॉज अ 2024 एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट, और उस टाइम भी एक नीट पेपर लीक हुआ था 2024 में। CUET में भी धांधलेबाजी हुई थी, वो बाहर नहीं आ पाया है। तो उस चीज़ से मैंने सफ़ा किया है, मैंने अपना वो ड्रीम छोड़ के कुछ और परस्यू किया है। तो मैं आज उस उम्मीद से आई हूँ कि राहुल जी हमारे लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन जब पेपर लीक होता है तो कितना बुरा लगता है आप लोगों को? सब बहुत बुरा लगता है। 11 मतलब क्लास 10 से ही हम लोग प्रैक्टिस के लिए लग जाते हैं, 11 12 फिर ड्रॉप ईयर्स भी होते हैं कुछ बच्चों के। तो पूरा पूरा दिन हम उसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई मतलब पूरा अपना दिन रात लगा के पढ़ते हैं, और इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं कि हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाएंगे, हम अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे। पर वो पूरा पानी में गिर जाता है। 2024 में मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ था। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर राइट नाउ। अब जाहिर सी बात है, ये युवा इतनी उम्मीद से आते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, तो वहीं उसी राहुल के साथ मंच पर वो लोग भी खड़े पाए जाते हैं और बड़ी उम्मीद से देश के भविष्य के लिए अपील करते नज़र आते हैं, जिन्होंने सरकार के इस पेपर लीक के चक्कर में अपने बच्चों को खोया है। सोचिए, दुनिया में कहा जाता है कि सबसे बड़ा बोझ अगर कोई होता है तो वो बाप के कंधे पर बच्चे की लाश का होता है, और ऐसा बाप मंच पर खड़ा होकर जब दुख बयां करता है तो वो आवाज़ जितना मर्जी दबाने की कोशिश करो, इको होके कई गुना बढ़ जाती है। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ, वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे यहाँ नहीं है तो वो ना हो ऐसा। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, वो मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना। और भी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान दी है। मैं आपसे थोड़ी उम्मीद है, वो उम्मीद को जगाए रखिए, ये मेरी आपसे विनती है सर। अब जैसा मैंने कहा कि जिनको अभी भविष्य बनाना है, वो उम्मीदें लेकर उस शख्स के पास आते हैं, और जिन्होंने अपनों को खोया है इस लचर प्रशासन की गलत नीतियों की वजह से, उनकी भी उम्मीदें राहुल गांधी से है। तो जाहिर सी बात है, जब वो बात रखेगा तो फैक्ट के साथ रखेगा, और यही बात चुभती है शासन को, प्रशासन को। So it is quite simple. High technology in India is being used for paper leaks. You can see internet पे, telegram पे, signal पे आपको पेपर मिल जाएगा। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप मेन्यू कार्ड पे चुनो कौन सा एग्जाम ले रहे हो, IIT ले रहे हो, उत्तराखंड का पटवारी वाला ले रहे हो, 15 लाख रुपए ट्रांसफर करो, आपके फोन पे आपको पेपर मिल जाएगा। ये हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम की हालत है। और ये जो चीज है, ये बढ़ती जा रही है। ये जो पेपर लीक है, ये बढ़ता जा रहा है। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स को पिछले 10 साल में पेपर लीक ने डैमेज किया है। नंबर फिर से सुन लीजिए, 7.5 करोड़ युवाओं को
पेपर लीक से नुकसान हुआ है। 152 लीक्स हुई हैं। 152 लीक मतलब पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। और रियलिटी है कि कन्विक्शन रेट 0। इस काम के लिए एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया है, एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। ये यहां पे हमने आइसबर्ग बनाया है। आइसबर्ग में 10% समुद्र के बाहर दिखता है, 90% समुद्र के नीचे होता है। जो हमारा पेपर लीक का सिस्टम है वो आइसबर्ग जैसा है। हमें सिर्फ ऊपर की नोक दिख रही है। ये जो 152 नंबर है और ये 7.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ 10% आइसबर्ग का टिप है। सच्चाई ये है कि हमें मालूम नहीं कितने पेपर लीक होते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं कितने नहीं पकड़े जाते। और ये हिंदुस्तान के युवाओं के फ्यूचर के लिए सेंट्रल इशू है। ये आपका, आपके माता पिता का अपमान है, इंसल्ट है, आपकी मेहनत का इंसल्ट है, आपके हार्ड वर्क का इंसल्ट है। आज मैं आपको बयान ज़्यादा सुना रहा हूँ, बोल कम रहा हूँ, क्योंकि बहुत बारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं कहता भी हूँ अक्सर कि तस्वीरें ज़्यादा अच्छा कहानी को बयां करती है। अभी आलम देखिए, ये सिर्फ आलम छात्रों के साथ तो नहीं है। ये शुरुआत एक अलग या एक कोशिश एक शख्स ने करी, अकेले शख्स ने, पार्टी ने भी नहीं की। पार्टी बेशक बहुत बड़ी है, एक शख्स ने कोशिश शुरू की। धीरे धीरे इन कोशिशों का असर भी दिखने लगा है। चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे कोई और हो। आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा लोगों की आवाज़ दबाने का कोई काम कर रहा है तो वो खौफ है। खौफ की वजह से हम लोग दूध में पड़ी मक्खी निगल रहे हैं, बोल नहीं पा रहे डर के मारे, क्योंकि सत्ता का डर है कि न जाने सरकार क्या कार्रवाई कर दे। लेकिन जैसे मैंने कहा कई बार कि स्प्रिंग को एक लिमिट तक ही दबाया जा सकता है। आप उससे ज़्यादा उसको दबाने की कोशिश करोगे तो वो आपको फोर्स से वापस फेंकेगा। अब मुझे लग रहा है स्प्रिंग वापस जोर लगाने लगा है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, यहाँ तक कि शिक्षा वगैरह। तो सुनिए, मैं आपको 2 बयान सुनाता हूँ। एक है वो जो बच्चों में शिक्षा बांटते हैं, वो राहुल के साथ मंच शेयर करते हैं, वो बता रहे हैं कि शिक्षकों के खौफ के बारे में। और एक वो शख्स है जो फिल्म इंडस्ट्री से है और मोदी जी के परम भक्तों में से एक गिना जाता है। मोदी जी के पहले कार्यकाल में सांसद भी रह चुका है। मोदी जी के राज्य से ही परेश रावल, मैं कई बार उस पर वीडियो बना चुका हूँ। अब परेश रावल के मुंह से भी सच्चाई निकलने लगी है। आज लीडर ऑफ अपोजिशन और हम जैसे शिक्षकों को अगर पेपर लीक पे ऐसे इवेंट करने पड़ रहे हैं, तो आप सोचिए पेपर लीक कितना बड़ा उद्योग है। और आप कहते हैं आवाज उठाना गलत है। आज मैंने बहुत हिम्मत की, जब मैं यहाँ आ रहा था तो तमाम टीचरों ने मुझे कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ देखेंगे। ये कैसा डर है? मैं इस डर को भी तोड़ने आया हूं कि हम सब मिलकर के, अगर देश हित की बात होगी, पेपर लीक की बात होगी, तो हम ये आवाज उठाएंगे। The extent of 90% people have stopped raising their voice / complaining about their woes, about their grievances. I agree with you. Why? Why have they they stopped? fear They fear what? कि कहीं से कुछ फिर देन वो हमको पे हैरेस किया जाएगा अथॉरिटी से या कुछ भी। दे डोंट से। ये आवाज़ें कैसे निकल रही है? ये आवाज़ें क्यों खुल के अब सामने आने लगी? इसलिए कि कोई है जो लगातार खड़ा आवाज़ दे रहा है। उसकी आवाज़ में अब जो मिलने वाली आवाज़ें हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब मैंने एक शुरू में बात कही कि आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, कि भाई आवाज़ दब नहीं रही तो उस आवाज़ का जो वॉल्यूम है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। उसका उदाहरण ये अखबार की कटिंग्स देख लीजिए। देश का लीडर ऑफ अपोजिशन इतनी भीड़ इकट्ठी करता है देहरादून जैसे शहर में, बहुत भीड़ आती है वहाँ पर, खचाखच भरा हुआ है, तेज़ बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद इतनी भीड़ आ रही है।
और उस इवेंट की खबर देखिए, अखबार के सेकंड लास्ट पेज में कितनी छोटी सी खबर छपती है। 2014 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी या कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन सुषमा स्वराज थी, उनको फ्रंट पेज पे जगह मिला करती थी। यहाँ हालत ये है। मालूम था कल कि फ्लॉप हो गया है उनकी कोशिश, वो टॉक शो ख़त्म हो गया है, फ्लॉप हो गया है, राहुल का प्रोग्राम बहुत हिट हो गया है, मालूम था कि लोगों तक पहुंचेगा। तो क्या किया जाए, इसकी पहुंच को कम कैसे किया जाए? फिर वही पुराना तरीका कि चलो हेडलाइंस बदलते हैं, लोगों का ध्यान भटकाते हैं, बाकी तो हमारी गोदी मीडिया कर ही लेगी। तो उसी सिलसिले में सुबह 7 बजे, आज सुबह 7 बजे अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठा लेती है। ये कल भी उठा सकती थी दिल्ली पुलिस, परसों भी उठा सकती थी, आज तक का इंतज़ार क्यों किया? कल पवन खेड़ा वहाँ जाते हैं, कांग्रेस उनके साथ दिखती है, और आज सुबह 7 बजे, इससे पहले कि लोगों के पास अखबार पहुँचे, लोग खबरों से मुखातिब हो, रात को राहुल गांधी का शो कितना कामयाब हो उस पर जिक्र हो, उससे पहले ही ताज़ा खबर दे दो कि सोनम वांगचुक को पुलिस ज़बरन उठा के ले गई। सुबह 7 बजे हमारे और आपके घरों में अखबार उसी वक्त आते हैं, हम लोग उसी वक्त दिनचर्या शुरू करते हैं, अखबारों को देखना शुरू करते हैं या खबरों को देखना शुरू करते हैं। हेडलाइन बदलने की कोशिश की गई वेल प्लान तरीके से। क्यों? क्योंकि कल क्लियर हो गया, कल परसों तक सब ठीक था, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे थे, कोई नहीं उठा रहा था उनको। लेकिन कल जैसे ही पवन खेड़ा पहुंचे और कांग्रेस सोनम वांगचुक के साथ खड़ी नजर आई, तो फिर जाहिर सी बात है, जिनके ज़रिए सोनम वांगचुक को प्रोजेक्ट किया जा रहा था या जिनका ये सारा खेल रचा हुआ था, समझ में आ गया कि ये साइडलाइन हो रहे हैं। अब आप समझ रहे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं अभिजीत दीपके एंड पार्टी की बात कर रहा हूँ। उनको समझ में आ गया कि लाइमलाइट पूरी सोनम वांगचुक ले जा रहे हैं, और सीजेपी का जो कोशिश है वो, या जो भी ये ड्रामा किया गया था, वो कहीं साइड हो रहे हैं। ज़रूरी था कि अब इस ड्रामे का दूसरा दृश्य पेश किया जाए। तो दूसरा दृश्य पेश किया गया कि एक पंथ दो काज, एक तीर दो निशाने, कि सोनम वांगचुक को उठा लो सुबह 7 बजे, राहुल गांधी की खबर भी दब जाएगी, और यहाँ से अब सोनम वांगचुक हॉस्पिटल, फिर से मंच सीजेपी के हाथ में, और अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया कि अब मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। ये लोग एक चीज़ भूल रहे हैं कि अब 2014 से पहले वाला भारत नहीं है। अब हर चीज़ को छान के, नाप तोल के देखा जाता है। बहुत कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है, बहुत कुछ अभी बाकी आएगा, लेकिन इस सब के बीच में एक चीज़ तय है, एक आवाज़ जो दबाई जाने की कोशिश कर रही थी, दब तो नहीं रही, लेकिन लगातार बुलंद ज़रूर होती रहेगी। नमस्कार।